हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो बहुत अच्छी गर्मियों के लिए बहुत स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खुद से अपनी लूज़ पैंट या प्लाज़ो बनाना चाहते हैं। इसको बनाना बहुत टफ नहीं होता है, तो आज मैं इसको इतना इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि आप फुल्ली कंफर्टेबल और बिना किसी कमी के एक अच्छा अपना लूज़ पैंट या प्लाज़ो बना पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने कुछ स्केल लिए हैं, मेरे पास इंच टेप है और ये चौक है, सीज़र है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पास इंच टेप और चौक होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके पास ये एल शेप का स्केल है तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे कपड़ा स्ट्रेट कट जाता है, सारी कान एक साथ निकल जाती है और हमें पता रहता है कि हम सीधा कपड़ा काट रहे हैं या फिर वो टेढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को अच्छे से बिछाकर उस पर ये सीधी लाइन खींच ली है, ताकि जितनी भी इसमें ऊंचा नीचा कपड़ा या फिर ख़राब कपड़ा है वो निकल कर कपड़ा हमारे पास सीधा तैयार हो जाए। तो इस तरीके से ये मैंने कपड़े की कटिंग करके इसकी रफेज पार्ट को अलग कर दिया है। चलिए, ये काम होने के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ये इस पैंट का जितना भी कपड़ा था उसको मैंने सबसे पहले लंबाई में फोल्ड करा, जैसे कि मार्केट से फोल्ड होकर आता है, ठीक है ना। लंबाई में मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया, उसके बाद मैंने चौड़ाई से फोल्ड करा। तो इस तरीके से किनारी वाला हिस्सा मेरी साइड में है 4 फोल्ड में, जो कि खुला हुआ है। ऊपर वाली साइड में ओपन पार्ट है, इधर की साइड में फोल्डेड पार्ट है, 2 अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि हमें 2 अलग अलग हिस्सों में इस अपने पैंट प्लाजो की कटिंग करनी है। और नीचे वाला फोल्ड पार्ट है, नीचे इसलिए फोल्ड पार्ट है ताकि जितना भी कपड़ा हमारा बचे वो एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में बचे, ठीक है ना। इसलिए हमने नीचे की साइड में फोल्ड वाला पार्ट रखा है। अब इसके बाद आप सारे किनारी को अच्छे से मिला लें, मतलब कपड़े को इस तरीके से सेट करके रखें कि उसमें झोल ना आए, बिल्कुल सीधा हो जाए। और फिर आपने आयरन करा हुआ है तो वो आयरन से तो नॉर्मली झोल सारा निकल ही जाता है, तो इसलिए अगर ज़रूरत हो तो कपड़े पर आयरन ज़रूर कर लें। तो चलिए, अब हमने पीछे वाला बैक पार्ट जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 इंची का निशान लगा लेंगे। याद रखें कि मैं इसमें 40+ साइज का ये लूज़ पैंट या फिर प्लाजो बना रही हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 3 इंची का हमने इसमें हिप साइज़ को एक्स्ट्रा रखने के लिए 3 इंची का हमने निशान लगाया है। आप 40+ से जितने भी एक्स्ट्रा पैंट प्लाजो या लोअर बना रहे हैं उसमें इस तरीके से 3 इंची का निशान लगाएं, 50+ में 4 इंची का निशान लगाएं। तो निशान लगाने के बाद में बाकी के कपड़े को हमने उसके नीचे से ही स्टार्ट करना है, यानी कि पीछे के 2 पार्ट 3 इंची बड़े, आगे के पार्ट 3 इंची छोटे, इस तरीके से हमने कपड़े को सेट कर लेना है। और फिर से हमें कपड़े को अच्छे से झाड़ कर सेट करके सारी इसकी रफनेस निकाल कर, मतलब जो जितनी भी इसमें झोल वगैरह है वो निकाल कर एक बार झाड़ लें कपड़े को। झाड़ने से क्या होता है कि इसमें झोल बिल्कुल नेचुरली हट जाता है। और इस कपड़े को सेट करके बिछा लें ताकि इसमें कटिंग करने में कोई भी गड़बड़ ना हो। चलिए, अब हमने कपड़ा ये सेट कर लिया है। सेट करने के बाद में सबसे पहला काम क्या होता है, देखो मेरे इस कपड़े में किनारी बहुत ज़्यादा टाइट है। किनारी टाइट होने की वजह से हमारा जो कपड़ा जो भी बना रहे हैं, कि हम चाहे कोई भी कपड़ा बनाएं तो वो उसमें फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि इसमें खिंचाव आता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किनारी वाले कपड़े से ½ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए इस किनारी पे पूरा निशान लंबाई में लगा दें, क्योंकि हमें ये यूज़ में नहीं लेनी होती है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हमने किनारी पर इसके पर निशान लगा दिया है। इस निशान इसलिए लगाया ताकि हमें पता रहे कि इससे एक्स्ट्रा ही हमने बाकी की कटिंग करनी है। अब फ्रंट वाले यानी कि जो छोटा कपड़ा है उस पर 2 इंची का मैंने पूरे पर एक निशान लगा दिया है। रीज़न ये है निशान लगाने का कि मैंने 1.5 इंची की इसमें इलास्टिक लगा रही हूँ। अगर आप 1.5 इंची की निशान लगा रहे हैं तो 2 इंची का निशान लगाएं, 1 की लगा रहे हैं तो 1.5 का लगाएं, 2 की लगा रहे हैं तो 2.5 का लगाएं। मतलब जितनी चौड़ी भी इलास्टिक लगानी है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लें फोल्डिंग के लिए। चलिए, अब बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट रखने, फोल्डिंग के लिए रखने, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम टोटल लेंथ ले लेते हैं। टोटल लेंथ मैंने 36 ली है। ना इसमें कुछ प्लस करना है ना ही माइनस करना है, क्योंकि हम बेल्ट इसी में से फोल्ड कर रहे हैं। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट 36 का ही निशान लगाया है। साथ ही में मैंने इसमें 3.5 इंची का निशान लगाया है फोल्डिंग वाला एक साथ। देखो, ये 3.5 इंची वाला निशान है जिसपे मैं लाइन खींच रही हूँ स्ट्रेट करके, और आगे ये है 36 इंच वाला निशान जो कि टोटल मेरी लेंथ है। दोनों निशान मैंने एक साथ लगा लिए हैं।
अगर आपके पास कपड़ा कम बच रहा है तो आप उसको 2 इंची का भी निशान लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा मोड़ने वाला, या फिर जितना आप चाहें उस हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा चौड़ा मोड़ा हुआ अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना निशान लगाया है। तो चलिए अब हमें आगे की कटिंग करनी है। इसमें आगे के बाकी के कटिंग करने के लिए अब हमने हिप की मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जितनी भी हमें लेंथ लेनी थी, देखिए मैं एक बार फिर से नाप रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि कहीं लाइनें टेढ़ी ना हो, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। अब टोटल हमें हिप का मेज़रमेंट लेना है। जितना भी आपका हिप आता है, लूज़ ना बहुत टाइट पकड़ना है ना ही लूज़ पकड़ना है। नाप लेते वक्त टोटल हिप को 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड होने के बाद जितना भी आएगा उसमें आपको टोटल 3 इंच केवल उसमें आपको ऐड करना है। मतलब जैसे 40 इंच का हिप है, डिवाइड होके 10 आया तो उसमें आपने 3 इंच ऐड कर दिया तो हो गया 13 इंची। तो जितना भी हिप है, अगर आप लूज़ कंफर्टेबल डेली यूज़ के लिए अपना लूज़ पैंट बनाना चाह रहे हैं तो 3 इंची प्लस करें, और थोड़ा सा आप फिटेड बनाना चाह रहे हैं तो 2 इंची प्लस करें। इस 1 इंची के पैर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ पर लूज़ कंफर्टेबल गर्मी के हिसाब से बना रही हूँ अपने पैंट को, तो मैंने 3 इंची ऐड करी है। 3 इंची ऐड करने के बाद में हमें इसके आसन की लंबाई लेनी है। आसन की लंबाई लेते हैं हम हिप साइज़ के हिसाब से ही। जितना भी हिप है, जैसे 40 इंच हिप है, उसको 4 से डिवाइड करिए, 10 इंच आ गया, उसमें 2 इंच प्लस करनी है। यानी कि आसन की लंबाई में 2 इंच प्लस करना होता है आपको, ठीक है ना। और ध्यान रखें कि अगर आपका हिप साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और आसन की लंबाई अगर 14.5 इंची से ज़्यादा है तो आप उसको नहीं रखना। 14.5 इंची लास्ट आपको हिप के आसन की लंबाई रखनी है। इससे ज़्यादा लंबा आसन अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, नीचे वाला 13 इंची पर, ऊपर वाला 12 इंची पर। रीजन ये है क्योंकि हमें हमारा हिप पार्ट ज़्यादा और कमर वाला पार्ट कम होता है, तो इसलिए मैंने नीचे जो निशान लगाया वो 13 इंची का है, ऊपर वाला निशान 12 इंची का लगाया है, और इससे शेप भी बहुत अच्छी आती है। इस निशान को लगाने के बाद 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इसकी राउंड लेने के लिए, राउंड कटिंग करने के लिए। 2.5 इंची से ज़्यादा निशान कभी भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। 40 प्लस साइज में 2.5 इंची का ही निशान लगता है, 40 से कम में 2 का। इसके बाद 1.5 इंची की मैंने एक लाइन खींच ली है, आड़ी लाइन। अब इस 2.5 इंची वाले निशान से 1.5 इंची को टच करते हुए ऊपर लगभग जितना भी हमारे आसन की लाइन है उससे आधे से 2 इंची कम हमने इस गोलाई के निशान को लगा देना है। इससे ज़्यादा ऊपर तक गोलाई करते हुए ना जाएं, नहीं तो वो उसकी फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। अब चलिए ये काम कंप्लीट हो गया। अब नीचे में इसको सेंटर पार्ट डिवाइड करके नहीं बना रही हूँ, वो इतना कंफर्टेबल नहीं बनता है। 40 प्लस साइज में आपको 2 इंची से 2.5 इंची लास्ट साइड में निशान लगा लेना है। 2 से 2.5 इससे ज़्यादा नहीं लगाना। इस निशान को लगाने के बाद में इस लाइन को, जो हिप वाली लाइन थी, वहाँ से मिला देंगे, ठीक है ना। आप स्ट्रेट स्केल से ही इस लाइन को मिलाएं, आप कर्व वाले स्केल से इस लाइन को बिल्कुल भी ना मिलाएं। और यदि आप कर्व वाले स्केल से मिलाते के बनाते हैं तो एक बार स्ट्रेट स्केल से मिलाकर बनाकर देखिए कितना फ़र्क आता है इसमें। तो चलिए अब ये जो निशान लगाए हैं इसमें हमारा मार्जिन भी प्लस है, हमें अब एक्स्ट्रा कोई मार्जिन सिलाई के लिए नहीं लेना है। मुझे यहाँ पाइचे 10 इंची के रखने थे, मैंने 9 इंची का निशान लगा दिया है, क्योंकि जो इसमें कम रह जाएगा वो मैं बैक पार्ट में एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर ये निशान लगा दिया है। अब कर्व स्केल से, ठीक है ना, जो लेग शेपर होता है उससे जितना भी नीचे का हिस्सा बचा है उसके आधा इंची, देखो आधा तक, सेंटर तक हमने ये निशान लगा लिया है, क्योंकि टांगे इतनी लंबी नहीं है जितना ये स्केल है, तो इसलिए इसके आधे तक कर्व इससे लें और बाकी वाले बचे हुए पार्ट को नीचे के स्केल के नीचे के पार्ट से स्ट्रेट कर दें। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी बिल्कुल फिटिंग सही लग कर आएगी। कुछ लोग बिल्कुल एक बार में सीधा कर देते हैं, सीधा निशान लगा देते हैं, ऐसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी टांगे इतनी लंबी नहीं है जितने बड़ा
ये कर्व स्केल दिया गया है। तो चलिए अब इस तरीके से फ्रंट पार्ट के सारे निशान लगकर तैयार हो गए हैं। एक निशान रह गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है जितने भी कपड़े का, उसको हमने अलग कर लिया है। अब हमारे पास फ्रेम वाला कपड़ा रह गया है। अब हम क्या करेंगे, साइड वाले जो किनारी वाला कपड़ा था उसकी कटिंग दोनों आगे और पीछे की सेम होनी है, तो हम उसी कटिंग को निकाल कर अलग कर देंगे। जो जिसकी सेम कटिंग होनी है उस पार्ट को हमने अलग कर दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि हमें फ्रंट पार्ट के सिर्फ 2 पीसों की, फ्रंट पार्ट के 2 पीसों की इस तरीके से ये वाली कटिंग भी कर देनी है। इस कटिंग को करने के बाद में अब हमारा फ्रंट पार्ट टोटली कटिंग होकर तैयार हो गया है। सिर्फ इसमें एक हमें चेंज करना है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी। तो चलिए अब ये फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद में अब हमने करना क्या है कि हमने ये हिप वाला निशान जो था इसको लंबा कर देना है। इस निशान को लंबा कर देंगे। आप चाहें तो बाकी के जो लंबाई वाले निशान हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, उनको सीधा कर दें सारी लाइनों को। तो इस निशान को लंबा करने के बाद एक बार मैं चेक कर रही हूँ कहीं ये लाइन टेढ़ी ना हो। देखिए इस एल शेप के स्केल्स का ये फ़ायदा होता है कि लाइन सीधी या टेढ़ी का पता चल जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है। इसके बाद 2.5 इंची हमने एक्स्ट्रा निशान लगाना है इस तरीके से, जैसे कि हमने फ्रंट में 2.5 इंची का इसमें लिया था, और 2.5 इंची का ही ऊपर निशान लगा दें। इसमें आपको जो हमने 1 इंच कम करा था वो भी इंक्लूड है, उसको आपको अलग से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस तरीके से हमने ये वाला निशान लगाकर इसमें तैयार कर दिया है। इस निशान को तैयार करने के बाद हम 1.5 इंची का यहाँ पर अब एक और निशान लगाएंगे, जो कि हमने पहले भी लगाया था, और इसकी हम शेप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। इसकी हम गोल शेप देंगे। इसमें मैं एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ, इसका कारण क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी मैं नॉर्मल जो 2.5 इंची लाइन बढ़ाई थी वहीं तक गोलाई करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये गोलाई हमने कर दी है पहले की तरह। सेंटर का आधा लिया, उससे 2 इंची कम लेकर उस पर वहाँ तक की निशान लगा दिया है। चलिए अब इसके हमने जितने भी हमारी ये लेग का कर्व है उसके आधे में निशान लगाया है। कितने इंची का? 2 इंची का। ध्यान रखें 2 इंची का निशान लगाया है। ऊपर हमारा 2.5 इंची बढ़ा हुआ है। 2.5 इंची से इस 2 इंची तक धीरे धीरे गोलाई हाथ से ही हम करेंगे, इसमें कर्व स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। कर्व स्केल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हाथ से ये गोलाई कर देनी है, क्योंकि हमें इतना पार्ट ही बड़ा ज़्यादा चाहिए था। इसके बाद बाकी जो नीचे का पार्ट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 इंची का निशान लगाएंगे। सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा करेंगे, इससे ज़्यादा हम एक्स्ट्रा इसमें नहीं करेंगे। ये देखिए 1 इंची का निशान लगा रही हूँ मैं। इस निशान को लगाने के बाद आप चाहें तो स्केल से इस लाइन को मिला दें या फिर हाथ से ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से इंच टेप से नाप कर भी लगा सकते हैं आप। देखिए 1-1 इंच मैंने पूरे में निशान लगाते हुए इसको मैं इससे लाइन को मिला दूंगी। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट के की भी मेज़रमेंट हो गई है। इस बैक पार्ट की मेज़रमेंट होने के बाद में ये देखिए कितना सुंदर इसमें कर्व बनकर आया है। अब इसमें इस मेज़रमेंट के बाद में अब हमें इसमें पीछे वाला यानी कि जो कमर के साइड में जो निशान है उनको चेंज करना है। फ्रंट पार्ट को आपको 1 इंची का डाउन करना है, ठीक है। ये सभी के लिए कंपलसरी है। डाउन करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ज़्यादा आसन नीचे गिरता भी नहीं है, ठीक है ना। 1 इंच का इस तरीके से हम डाउन का निशान लगा देंगे। ठीक इसी तरीके से जहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट ख़त्म होता है, देखिए जहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट ख़त्म है वहाँ से लेके ऊपर तक हम इसमें इसकी लाइन को भी मिला देंगे। ध्यान रखें बिल्कुल चोंच ना बन पाए, इस तरीके से लास्ट में आके कर्व ले लें। इस तरीके से आपको ये निशान यहाँ पर लगा देना है। ये हमारे हिप वाला पार्ट है जो कि हिप की साइड से ऊंचा बनेगा, नहीं तो फिटिंग अच्छी नहीं आती है। इसीलिए हमने 3 इंच ये एक्स्ट्रा लिए थे। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आसन वाली साइड में ऊंचा होगा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट नीचा होगा, और दोनों साइडों में यानी कि जिधर पॉकेट होती है उधर की साइड में दोनों इक्वल रहेंगे। कभी कभी कुछ लोग इसको उल्टा कर देते हैं जिससे कि गड़बड़ हो जाती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए ये निशान हमारे लग गए हैं। अब हम इनकी कटिंग यहाँ पर कर देते हैं। कटिंग करने के बाद में ये देखिए
इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी पैंट की, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से अपना पैंट घर पर बनाएंगे और बनाकर खुद से पहनेंगे तो वो बहुत पहले तो आपको कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि आपने बनाई है, और जो पहन के भी वो बहुत अच्छी बनेगी। और आप सबसे बड़ी बात अपने हिसाब से जितना लूज़ जितना टाइट पहनना चाहते हैं उस हिसाब से बना पाएंगे। ये मेज़रमेंट बहुत मतलब मैंने काफ़ी सारी तरीके से इसमें चेंजेस करने के बाद में ये मेज़रमेंट एकदम एग्जैक्ट बैठी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में इस मेज़रमेंट को शेयर करा है। अब इसके देखिए आसन वाले पार्ट की और नीचे के जो टांगों की साइड में वो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके अलग से निकाल देंगे, ताकि हमारा जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो अलग हो जाए। इस पैंट प्लाज़ो में मैं आपको पॉकेट लगाना भी सिखाऊंगी, पॉकेट बनाना भी सिखाऊंगी, ठीक है ना। अब देखिए हमने ये वाली कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैं एक निशान एक्स्ट्रा लगा रही थी, जब मैं आसन का निशान लगा रही थी लगभग 1.25 इंच नीचे वो निशान था जो ये स्ट्रेट लाइन आई हुई है, लेकिन मैंने उस टाइम पे वो निशान नहीं लगाया, ठीक है ना। उसका मैं कारण आपको बताऊंगी अभी। उससे पहले ये पॉकेट की कटिंग करना आप सीखें। साइड से जितने भी कपड़े बचे हैं उसमें चौड़ा पार्ट देखते हुए, जो चौड़ा पार्ट हो उसको आप निकाल कर एक्स्ट्रा जो इसमें भी रफेज है उसको निकाल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो मैं सबसे इजी पॉकेट की कटिंग करना आपको बता रही हूँ। जहाँ पर हमारा मुड़ाव आएगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम नेफा मोड़ेंगे, नेफा कितना मोड़ना है हमें 2 इंची पे, क्योंकि हमने 1.5 इंची की इलास्टिक डालनी है, तो उस 2 इंची से आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर की साइड इसमें होना चाहिए ये पॉकेट का कपड़ा, और जितनी नीचे आसन की लाइन आ रही है उससे लगभग आधे से 1 इंच लंबी होनी चाहिए। सिर्फ इस अंदाजे से आप पॉकेट की कटिंग कर लें और बहुत परफेक्ट पॉकेट बनकर तैयार होगी। पॉकेट की नीचे से चौड़ाई 6 से 6.5 इंची होनी चाहिए, ऊपर से इसको 1 से 2 इंची आप कम कर दें, चाहे कर्व ले लें चाहे आप स्ट्रेट लाइन खींच दें, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद लास्टिक वाले पार्ट से जहाँ पर इलास्टिक का नेफा फोल्ड करना है 2 इंची नीचे पर आप 6 इंची का एक इस तरीके से निशान लगा दें। ये पॉकेट का मुंह खुलने वाला हिस्सा है, ध्यान रखें। जहाँ से इलास्टिक फोल्ड होगी उससे 2 इंची नीचे पर, यहाँ जहाँ तक इलास्टिक फोल्ड होकर आई है उससे 2 इंची नीचे पर 6 इंची गहराई में ये पॉकेट का निशान लगता है। पॉकेट में कर्व शेप देना, स्ट्रेट रखना, तिकोना बनाना, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर हल्का सा कर्व दे रही हूँ, ठीक है ना। अब इसके पॉकेट वाले दोनों पार्टों को, ठीक है ना, पॉकेट बीच में से जुड़ी हुई है, हम इसको अलग कर देंगे क्योंकि दोनों पार्ट इसमें अलग अलग से जुड़ते हैं, इसीलिए। अब ये दोनों पार्ट हमारे अलग हो चुके हैं। यहाँ पर अलग होने के बाद में इनको हम इनकी जगह पर सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पॉकेट हमारी बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद अब हम आते हैं आगे वाले निशान पर, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो देखिए साइड से पैंट प्लाज़ो उठने का कारण एक ये भी हो सकता है, और इसको मैक्सिमम सभी लोग छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग हुई है, दोनों की मेज़रमेंट भी बराबर होनी चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल बैठेंगे। लेकिन मेज़रमेंट में दोनों बराबर नहीं हैं। हम नाप रहे हैं, नाप के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जब मैंने इस तरीके से इसको नापा तो यहाँ पर ये इतना लगभग 1.25 इंची एक्स्ट्रा बैठा। ये देखिए 1.25 इंची ये एक्स्ट्रा बैक पार्ट की नीचे वाली टांगे की लंबाई बैठी है। लेकिन हमने तो सीधा निशान लगाया था, उसके बावजूद ये कमी निकल कर आई है, जिसके बारे में कोई भी नहीं बताता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। टेलर लोगों को हैबिट होती है, बुटीक वालों को हैबिट होती है, वो खुद से इसको निशान को अपने आप कटिंग कर देते हैं, लेकिन शो कोई नहीं करता है। इससे भी आसान तरीका बताती हूँ। फ्रंट पार्ट की टांगों की जितनी भी लंबाई है उसको नापें, फिर बैक पार्ट के नापें, जितना भी एक्स्ट्रा हो आप उसको निशान लगाकर शेप देकर कटिंग कर दें, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कभी भी फ्यूचर में आपकी पैंट या प्लाज़ो नहीं उठेगा। ये एक ऐसा टिप या ट्रिक समझ लीजिए आप, जो कि हर कोई नहीं बताता है। इस तरीके से अब हम यहाँ पर ये वाली शेप देंगे। शेप देकर ये देखिए 1.25 इंची एग्जैक्ट निकल कर आया है। ये इस 1.25 इंची पे हमने निशान लगाया
और हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, आप फिर से नाप लें, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट निशान बनकर आया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वीडियो वास्तव में लंबी है लेकिन मैंने एक एक चीज़ आपको डीप में बताई है, जिसके अगर आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपसे कभी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती अपने खुद की या किसी और के पैंट, कंफर्टेबल पैंट बनाने में। तो चलिए अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हमने जो इसमें मोड़ने वाला हिस्सा है, यानी कि जो हम बेल्ट मोड़ेंगे, ठीक है ना, उसमें 2 इंची मोड़ेंगे, तो अब हम उस पर निशान लगा देते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इस पर चॉक से निशान लगा दें, लेकिन हो सकता है कि आप तुरंत ना सिल पाएँ, कुछ दिनों बाद सिलें, चॉक के निशान इसमें से हट जाते हैं या फिर फैल के बड़े हो जाते हैं। तो आप इसमें हल्का हल्का सा कट लगा दें, ठीक है ना, सभी पूरे में कट लगाएं। देखो मैंने दोनों साइड कट लगाया है। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी मैं इसमें यहाँ पर ये निशान लगाकर कट लगा दूँगी, ताकि मुझे पता रहे मुझे इतना ही पार्ट फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा पार्ट फोल्ड नहीं करना है। बहुत से लोगों को इसको फोल्ड करते वक्त, इलास्टिक डालते वक्त यहाँ पर झोल आता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। इसका कारण और निवारण भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब मैंने निशान भी लगा दिया है और कट भी लगा दिया है, दोनों मैंने काम इसमें कर दिए हैं इस तरीके से। अब मुझे नीचे इसके नीचे वाले पार्ट में निशान लगाना है, यानी कि नीचे से जो हम मोहरी फोल्ड करेंगे वहाँ पर। ये देखिए ये भी निशान लगाकर तैयार कर दिया है। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी पैंट बनेगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ों को इसमें बारीकी से बताया है। तो चलिए अब इसके मोहरी वाले पार्ट में निशान लगाकर उसमें भी कट लगा देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर उन लोगों के साथ कीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत हो, ठीक है। अब नीचे का रह गया कटिंग होना, नीचे के पे भी कटिंग करके हमारी मेज़रमेंट ये टोटली कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी सिलाई में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे बताइएगा, मैं इसकी को सिलना भी बताऊंगी। और अगर आप चाहें इसको और भी ज़्यादा लूज़ बनाना, और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना, या फिर आपको ये सूट नहीं करता हो पैंट पहनना, आप सलवार ही पहनते हो, तो इसमें म्यानी एक बार लगाकर पहन कर देखें। म्यानी से अगर बनाकर पहनेंगे तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, धन्यवाद। आगे से और भी ऐसी